चलो अभिषेक, मेरा टूर तो अब क्या खत्म, महीना निकाल दिया अमेरिका में, 3 महीने मेरे पूरे हो गए यहाँ पे, तीसरा ट्रिप था। तो अब ये बताओ, किताब कितनी आपने पढ़ी आपने कन्नड़? मैं सोहम वाले चैप्टर में। सोहम विल बी लाइक यू आर स्टिल 200 odd pages. 150 odd pages हो गए। Yeah, so that last 200 odd pages are very significant because among others we have discussed that aspect which has become very controversial, the PTSD part. Okay. People are abusing us everywhere. PTSD का थोड़ा झलक आगे के चैप्टरों में भी आने लग जाता है। हाँ, so that you can make out actually because the claims that he's making are so outlandish that unfortunately we have no other option but to draw. नहीं, उनके स्टेचर के लिए वो क्लेम्स आउटलैंडिश नहीं है। नहीं, वो कुछ तो बहुत क्लियर है, लेकिन सम है। एज अ नेताजी हाँ वो सब हो सकता है, बट जिस फिजिकल कंडीशन में है वो, और जिस इकोनॉमिक फिजिकल कंडीशन में है, उसमें इस तरह का एक्टिविटी करना और ट्रैवल के साथ बहुत मुश्किल है। उतना फिटनेस होना चाहिए ना। फिटनेस की बात ये है कि 1962 के आसपास उनके आर्थराइटिस की इतनी मेजर प्रॉब्लम थी कि पैर सीधा नहीं होता था उनसे। तो जो आदमी खुद लिख करके बोल रहा है कि मेरा पैर सीधा नहीं होता, तो उसके बाद में उसका ये क्लेम करना कि मैं हिमालय पर्वत क्रॉस करके गया हूँ, वो इलाका जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उनके लिए है, तो वो इट डजंट ऐड अप एक्चुअली। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ठीक है, कि जैसे अगर आप किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप जा रहे हो, ठीक है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, ठीक है, जैसे हमारे डॉक्टर आनंद जाते रहते हैं हमारे टीम के, फिर मैं काफी ट्रैवल करता हूँ, आपने देखा है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, किसी भी ट्रैवल के लिए, और हम लोग तो प्लेन रेंज में जाते हैं, कोई हिमालय पार नहीं करते, तो उसके लिए भी जो टायरनेस है, जो आपकी बॉडी का जो एक्सर्शन है, वो इतना ज्यादा है कि आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए। ठीक है, आपको हाँ ऑब्वियसली आप एक डिग्निटरी होके जा रहे हैं, आपको बहुत सारा आसान हो जाता है, लोग पेशेंट्स भी होके जाते हैं, राइट, पीपल आर ट्रैवलिंग एज पेशेंट्स फॉर ट्रीटमेंट। मैं मान सकता हूँ कि सब सुविधाएं मिल रही है जाते वक्त, लेकिन जिस कंडीशन में रह रहे हैं, जो किताब में जो बता रहा है, वो इतना ज्यादा ऑपोजिट पोलैरिटी में है। तो वही तो प्रॉब्लम हमको आ रहा है ना, कि इतना जबरदस्त कैसे एक्सप्लेन करें हम। और प्रॉब्लम है कि इन्होंने हमको पूरे कागज भी नहीं हमारे हाथ लगे। मेरा ये मानना था कि हमारे हाथ में पूरे कागज लग जाते तो शायद हम लोग कुछ और इसका निकाल सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब हमें कागज नहीं दिया, अब जिन लोगों ने ही कागज हमको नहीं दे दिया ना, तो खुद कुछ काम कर रहे हैं, 40 साल से कागज लेके बैठे हैं, उन्होंने पूरे केस का बेड़ा गर्क कर दिया। खासकर बंगाल में इतनी नेगेटिव इसका प्रोजेक्शन किया है कि वहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी इसको बात करने को तैयार नहीं है। और अब जाकर के हम लोगों ने इतनी अपनी करने के बाद वो फिल्म बना दी है, तो कुछ और काम की फिल्म को गाली दे रहे हैं बैठ कर। अब वो निट पिकिंग कर रहे हैं कि उसमें ये नहीं दिखाया, अरे भैया मेरे तुम्हारे को इतनी तुम्हारी एक्सपर्टीज है, तुम लोग 40 साल से तुमने क्यों नहीं फिल्में बनाई उसके ऊपर? खुद तो तुम साला कभी ये जिंदगी में कभी जिंदगी में तुम 2 टके के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। अब मेरा मुंह खुलवाएंगे तो मैं गाली दूंगा फिर मैं। खुद आप 1 टके का काम नहीं कर पाए, 40 साल से कागज लेके बैठे हो, आपने पूरा केस बर्बाद कर दिया, और आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें पब्लिक के लिए आप कह रहे हैं उठा करके कि साहब फिल्म में ये दिखा दिया वो दिखा दिया। अरे भैया फिल्म तुम्हारे लिए बनाई है उसने क्या? वो फिल्म बालक ब्रह्मचारी के फॉलोअर्स के लिए बनाई है उसने बनाई है पब्लिक ऑडियंस के लिए, पब्लिक में चलने के लिए पैसा खर्च हुआ है उसमें बहुत ज्यादा, उसको पैसा रिकवर करना है। वो पब्लिक का ऑडियंस को देख करके वो फिल्म मेकर है, उसे मालूम है अगर फिल्म नहीं हिट होती है, लोग देखें, ये समझ रहे हैं कि साहब नेताजी फिल्म बनाएंगे सब लोग दुनिया देखने पहुंच जाएगी कलकत्ता में। अब नहीं जाएगी देखने के लिए, आपकी बने कल की फिल्म फेल नहीं हुई थी कलकत्ता में जाकर के। करेक्ट। तो फिल्म ऐसे नहीं होता, फिल्म का एक तरीका होता है बनाने का, उसने बनाया, उसने कुछ लिबर्टीज ली है, और आपको ठीक है, आपको पसंद, अरे यार वो नहीं लेगा, नहीं लोगों को मजा नहीं आएगा देखने में ना, लोग नहीं देखना चाहते। अब वो ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, वो तो भगवान जी ऐसे नहीं करते थे यार, वो फिल्म बना रहा है, वो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा है। आपको बेकार की बातें कर रहे हैं आप लोग। आप बना लीजिए, आप बनाइए फिल्म, आपको दिखा दीजिए, मैं देखता हूँ कौन सा सेंसर बोर्ड तुम्हारा पास करेगा फिल्म। आपने अब कुछ कर नहीं पाया, 40 साल से लेके बैठे हैं, कागज पूरा केस बर्बाद कर दिया, और ये शर्म नहीं है कि एडमिट कर लें कि अनुज सर ने कितना बड़ा रोल प्ले किया था। अगर मैं नहीं होता पूरा केस खत्म हो गया था। बेशरम आदमी आके टीवी में फेसबुक में आके बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है। अरे भैया मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता उस पूरे केस में, मैं बोलूँ अपनी कहानी अपने उस केस पर, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आप ये अच्छा, आपने कितना किताब में कितना पढ़ा आपने, वो आपने तो कौन सा चैप्टर आपको अच्छा लगा अभी? ऑब्वियसली आपका एक चैप्टर फेवरेट होना चाहिए, आपका एक उसमें आपका रोल है तो बहुत। मैं तो आगे भी सारी किताबें पढ़ चुका हूँ करीब, राइट, सारी तो नहीं बोलूंगा, बट बिगेस्ट कवर अप और व्हाट हैपेंड टू नेताजी, वो दोनों पढ़ी है। ये तीसरा सेम सीरीज में तीसरा है। तो मेरे लिए जो चीजें स्टैंड आउट करती हैं उस किताब में, और वो सारी उसने मूवी में कवर की है श्रीजीत ने। तो जैसे संपूर्णानंद वाला विजिट है,
हाँ, तो सिंपल उसने वहाँ प्ले किया है। हाँ। फिर जो डीएनए वाले हैं, डीएनए नहीं फॉरेंसिक्स बोलूंगा मैं। हाँ। फॉरेंसिक्स का चैप्टर 6 जो है इस किताब का, ये इस किताब का मैं बोलूंगा एक किसी भी इंसान के लिए इस चीज पे अगर एक विश्वास है नहीं है वो सब छोड़ दो, समझदार आदमी होना चाहिए बस। हाँ, अगर वो आदमी लॉजिक पे चलना चाहता है, मैं सिर्फ लॉजिकल लोगों पे बात, समझदार आदमी, मैं फेथ वालों पे बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो लॉजिकल है, जो लॉजिक को देखता है, जो एविडेंस को ढूंढना चाहता है, उसके लिए चैप्टर 6 स्टार्टिंग है कि आप पहले फॉरेंसिक्स पे बात क्लियर कर लो आइडेंटिटी लेके, ठीक है, उसके बाद बाकी की बातें हो जाएंगी। क्योंकि एविडेंस 2 टाइप के, 3 टाइप के होते हैं मेरे हिसाब से एविडेंस, और ओरल होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है, फॉरेंसिक्स होता है, ठीक है, किसी भी कोर्ट में यही 3 टाइप के होते हैं। तो जो फॉरेंसिक्स है वो चैप्टर 6 है। ओके। उसमें आपका जो हैंड राइटिंग वाला पार्ट है, इसमें एक बड़ा अच्छा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक है जो सरकार ने कराई थी JMCI के कमीशन के बाद। हाँ, सरकारी 2 एक्सपर्ट। हाँ, जो वो 1 पेज का रिपोर्ट कलकत्ता के लैब से निकल के आया था, स्पेशली वो वाला। स्पेशली अब उसने 1 पेज उसने क्या हैंड राइटिंग मैच किया, ये तो उसकी मुखर्जी ने प्रिंट उतारी थी, मतलब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट तो मारो गोली। जो हैंड राइटिंग की किताब में अगर किताब के 8-10 चैप्टर भी जो पढ़े, ठीक है, मैंने हैंड राइटिंग ऐसी किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, मैं किसी हालत से कोई एक्सपर्ट नहीं उस टॉपिक पे, बट इतना मैं समझता हूँ कि 1 पेज का रिपोर्ट नहीं बन सकता। और हमने खुद कर्ट ब्रैगेट की रिपोर्ट करवाई है यहाँ पे यूएस में, पढ़ने की रिपोर्ट। हाँ, कर्ट ब्रैगेट का रिपोर्ट जो यूएस में बना था, राइट, 40-50 पेज का रिपोर्ट किया, 49 सारा मिला मिलो। ओके, तो उसमें 40-50 का जो भी पेज था वो, उसमें एक जो हम लोग का स्पेसिमेन उसने करके दिखाया कर्ट ने, राइट। अगर मैं खुद अपने नौकरी में रिपोर्ट्स बनाता हूँ, राइट, आप जब एक रिपोर्ट बनाते हो 1 पेज की, 2 पेज की, 3 पेज की समरीज बनाते हो, बट उस समरी के अलावा एक डिटेल रिपोर्ट रहती है, फिर अपेंडिक्स रहता है, ले दे के 3 भाग होने चाहिए। यस। आप अगर किसी कोर्ट में या किसी जज को जमा कर रहे हो, पहली बात तो पूरा चीज ही जमा करोगे, दूसरी बात आपका समरी 1 पेज हो सकता है कि मैंने ये मेरा किया है, कंक्लूड बेस्ड ऑन बुलेट पॉइंट्स, कम से कम 2-3 पेज तो बुलेट पॉइंट जाएंगे। यस राइट। तो कर्ट ब्रैगेट का ही रिपोर्ट का अगर मैं बुलेट पॉइंट करने लगूँ ना, उसमें मैं कम से कम 15-25 बुलेट पॉइंट्स तो बनाऊंगा, तो 1 पेज में कहाँ आएगा, वही तो 2-3 पेज में चला जाएगा। और ये समरी जस्ट समरी है। फिर जो उसने स्पेसिमेन डाले हैं 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 6 टाइम्स मैग्नीफाई कर करके, बिल्कुल कहाँ है वो सब? तो सरकारी जो रिपोर्ट है वो टॉयलेट पेपर के बराबर। बिल्कुल। और अपने लाल साहब की रिपोर्ट में उसने सारे के सारे अब मैं गैर सरकारी रिपोर्ट्स पे जाता हूँ, जो लाल साहब का हुआ, कपूर साहब का हुआ, और यहाँ कर्ट ब्रैगेट का, ये 3, और कश्यप जी का भी, कश्यप जी का। ये लाल साहब का, कश्यप जी का, कर्ट ब्रैगेट का जो है डिटेल, ये सब कई पेजों तक चलता है, चार्टों तक, बड़े बड़े करके अच्छे से बनाए। कर्ट ब्रैगेट को तो पता ही नहीं था वो किसका कर रहा है, हमने उसको नहीं बताया। यही तो एडवांटेज है उसका, हमने उसको कुछ नहीं बताया। अच्छा, जो 1963 की राइटिंग दी, मैंने खुद पढ़ी वो राइटिंग। वो राइटिंग पढ़ते हुए नेताजी का कोई अचीवमेंट लिखा नहीं हुआ उस पे, नाम ही नहीं है उसका नेताजी का। वो तो धर्म और स्पिरिचुअलिटी में एब्स्ट्रैक्ट चीज है, थोड़ा सा बापू का रेफरेंस है, लेकिन वो किसी को समझ, इसको कर्ट ब्रैगेट को क्या पता बापू क्या चीज है। तो वो भी जब मैंने लीफ थ्रू किया तो मुझे बापू भी दिखा नहीं था, कि मैं 1-2 पेज में मैं और मेरे क्लोज रिलेटिव बात कर रहे थे, हमने कहा ये सब क्या लिखा है, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटिंग कुछ नहीं है उसमें। इट इज टोटली टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। और अगर मैंने नेताजी की खुद की ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी होती इंडियन पिलग्रिम, तो मैम बोलता ही तो आदमी हो ही नहीं सकता, पहली बार, ठीक है, रिमार्केबल चेंज आ गया तो। क्योंकि मैंने उनकी वो पिलग्रिम पढ़ी हुई है, इंडियन पिलग्रिम, उनका स्पिरिचुअलिटी से शुरू से बचपन से था। तो वो आदमी जब उम्र होने लगती है, वैसे भी हम एवरेज आदमी भी आप देख लो, सब भजन कीर्तन करने लगते हैं ना एक उम्र के बाद। यस। तो उसके बाद तो जो मैं भी अमेरिका मंदिर जा रहा हूँ। हाँ। और जो आदमी, मेरे फादर का मंदिर जाने का ट्रिप पड़ गया उम्र के साथ। अच्छा, दूसरा, जो आदमी बचपन से घर छोड़ के जा रहा है स्वामी बनने के लिए, या मेट्रो जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, ओके, तो जो आदमी एमट्रैक के रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, जो आदमी शुरू से घर से गया था, राइट, नेताजी गए थे, 2 बार गए थे मेरे ख्याल से कम। स्वामी विवेकानंद के काम का अध्याय किया उन्होंने, ऋषि अरविंदो पे उनके ऑब्जर्वेशंस थे। उनको इंडियन पिलग्रिम का लास्ट चैप्टर धर्म पे ही है, जिसमें वो धर्म को सिंथेसाइज करके एक चैप्टर बनाया उन्होंने। बिल्कुल। और इसको उन्होंने बेसिस बनाया था उनका ICS से रेजिग्नेशन का। कुछ लोगों को पता नहीं है, बट वो चैप्टर उसमें भी है एक। तो बहुत वो किताब पढ़नी चाहिए हर इंसान को। तो एनी हाउ, तो वो चाहे वो नेताजी को जैसा भी समझे, तो वो जो उससे बड़ा क्लियर आ जाता है कि ये जो इंसान है, ये एक आध्यात्मिक फाउंडेशन के ऊपर, मतलब नींव के ऊपर अपना कर्म करता है। और ये अकेले नहीं थे, आपके ऋषि अरविंदो भी ऐसे ही थे, राइट।
आप उनकी पढ़ लो, उसमें भी बहुत ऐसे हैं। उनका पूरा ऋषि अरविंद जब फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, वो धार्मिक उसमें था। अब धार्मिक को अब कम नैरो माइंडेडनेस से ना देखें, उसको स्पिरिचुअलिटी से देखें। वो ठीक है, तो ग्रेटर उसमें देखें। तो उसी तरह से आप जो आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना। हाँ, जो आपका जो हमारा गाना है राइट, वंदे मातरम, वो भी इसी फाउंडेशन से फाउंडेशन पे था। हाँ, तो आनंद मठ इज अबाउट सन्यासीज गोइंग ऑन रिवोल्ट अगेंस्ट एम्पायर। यस यस यस। तो खैर ले दे के मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि चैप्टर 6 जो है फॉरेंसिक्स, उसमें हैंडराइटिंग का जो क्लिंचिंग है, मैं उसको क्लिंचिंग एविडेंस ही मानूंगा एक तरह। क्लिंचिंग है बिकॉज़ आप डीएनए तो सैंपल नकली प्लांट कर सकते हैं। डीएनए क्या, किसका दांत है, कौन सा दांत है, मैं अपना दांत डाल के आ जाऊंगा, बोल दिया मेरा दांत है, तो ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा। तो थाउजेंड्स ऑफ हैंडराइटिंग सैंपल के वैल्यू। करेक्ट। इतना कौन से प्लांट करेगा। और ये बहुत ही अद्भुत लगता है मुझे कि 5 दांत मिले। अब कोई दांत रखता है क्या? तो दांत गिर जाता, फेंक देता आदमी। दांत अगर रखा है किसी ने तो कुछ कारण है। नहीं वो ठीक है, दांत वो रखा था, वो लग, मैं कह रही कि आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते कि दांत उनके थे। अगर जब जो बात ये चल रही है कि लीगली एडमिसिबल नहीं है, अगर वो दांत रखे हुए थे राइट, तो 2 कारण से रखे हुए थे। जो दांत आदमी रख रहा है, ठीक है, या तो आदमी पता नहीं कुछ भावुक होकर रख दिया तो अलग बात है। चलो ठीक है, लेकिन हैंडराइटिंग आपका जो है मेन आपका दांत का, और मुझे तो वो दांत गड़बड़ लगता है, वो झोल लगता है पूरा। और मैंने पढ़ा भी आपकी किताब कि हैदराबाद लैब कह रहा है कोई कंक्लूजन नहीं है। नहीं, वो उन्होंने चेंज किया, वो ठीक है वाला। मतलब जो चलो डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड पे बोल रहा हूँ मैं, उस बाकी हेयर से पे नहीं जा रहा। कैलकाटा लैब वाला तो मुझे बहुत ही ज्यादा फर्जी लगता है, मुझे बड़ी शर्म आती है बोलने में। ठीक है, मुझे पता है आप एक्साइटेड हो सकते हैं, पर मुझे बहुत शर्म आती है बोलने में कि जो मेरी मातृभूमि है वेस्ट बंगाल राइट, इतना क्या 1947 के बाद रद्दी पर कोई अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। नेताजी को होम स्टेट हमें तो उससे कि उनसे सेंटिमेंटल अटैचमेंट होनी चाहिए। तो फिर तो अगर आप कभी भी नेताजी वेस्ट बंगाल में आइकन्स पूछोगे ना, स्वामी विवेकानंद, नेताजी, ये सब नाम आते हैं, ठीक है, टैगोर, ये सब नाम, रविंद्रनाथ ठाकुर आते हैं, ये आपके आइकन है। इस पे ये सब विचार करना कि पैसे खर्च हो रहे हैं और क्या होगा, इस तरह के जो फालतू प्रश्न है ना, फालतू प्रश्न ही बोलूंगा, ये प्रश्न दिखाता है आप कितने बुरा हाल है आप लोगों का, ये ही बताता है। और कोई मतलब मुझे जवाब में तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ। मैं जैसे ही सुनता हूँ इस तरह के प्रश्न ना कि क्या होगा, और वो अखबारों में लिख मतलब मेरे को बड़ा ही वो लगता है कि हम लोग इंडिया डेवलप्ड कंट्री होना चाहते हैं ना, तो डेवलप्ड कंट्री की ना एक चीज ये भी है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और वही छोटा मोटा केस होगा तो बवाल मच जाएगा पूरे कलकत्ता में। तो हम लोग किसी भी केस को यहाँ पे आप देख लो, यूएस में देख लो, वर्ल्ड वॉर के भी जो मिसिंग लोग हैं छोड़ते ही नहीं, ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूरोप ढूंढता रहता है। आप देखो, आप तो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आके ढूंढते हैं। कितने प्राउडली ये लोग अपने कंट्री को साफ वो ना हर चीज को रखते हैं। अब वो बात तो सही है, रिजल्ट वो दिखा उस तरफ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए, पहले मैं आपको उतार देता हूँ।